दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। और मैं लाया हूं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के ऐसे 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम की दृष्टि से देखें या फिर कोई भी एग्रीकल्चर स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये पर्याप्त है। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, मेरे पास 150 क्वेश्चन का ये मैंने स्लाइड बनाया है पीपीटी। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्लाइड आपको मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी सवाल प्रश्न पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं देर किए बिना आज 100 क्वेश्चन बनाने हैं, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी कराता हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा। देखिए, मेरे पास पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सूक्ष्मजीव डिब्बाबंद फलों एवं सब्जियों में संपूर्ण विषाक्तता उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्या होगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अब दोस्तों, इसको याद करने का एक ट्रिक बता दूं। डिब्बाबंद फलों यानी जो कि बोतल में बंद है, ठीक है, उसको कौन करता है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम करता है। ठीक है, यहाँ पे बोटुलिनम जो है इसी से आपको पकड़ लेना है। नेक्स्ट है, 5 किलोग्राम टमाटर सॉस में कितने ग्राम लहसुन का उपयोग किया जाता है? तो 5 किलोग्राम टमाटर सॉस में 25 ग्राम लहसुन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, तैरते हुए फलों के टुकड़े या उसके छिलके कौन सा उत्पाद में पाए जाते हैं? तो आपसे अगर पूछा जाए तैरते हुए फलों के टुकड़े या छिलके कौन से उत्पाद में पाए जाते हैं, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, जैम, जेली, मार्मलेड और अचार। तो अचार में आपके तैरते हुए फलों के टुकड़े या उसके छिलके पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा टुकड़े टुकड़े करके उसमें फल या सब्जियों को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, सेलर भंडारण में तापमान खाली स्थान होता है, तो कितना डिग्री तापमान पे सेलर स्टोरेज होता है? तो आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है दोस्तों? सेलर स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है, नेक्टर बनाने के लिए 20% जूस के लिए टीएसएस एवं अम्ल की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों, टीएसएस एवं अम्ल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो इसका हो जाएगा आपका 15% कितना टीएसएस होना चाहिए किसमें? नेक्टर में। और 0.3% कितना एसिडिटी होना चाहिए। ठीक है, जितने भी मैं आपको डेटा इस बता रहा हूँ आपको नोट कर लेना है किसी कॉपी पर, ये आपके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखता हूँ, फल तथा सब्जियों में तुराई के बाद सही प्रबंधन नहीं करने के कारण औसत खाली स्थान प्रतिशत हानि होती है। तो दोस्तों, भारत का बात करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा सब्जी फल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन उचित प्रबंधन न करने के कारण 30% जो सब्जी व फल होता है वो ऐसे ही खराब हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फल एवं सब्जियों में विकिरण को किस दूसरे नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों, जो विकिरण होता है ना, इसको हम लोग शीत जीवाणुनाशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, जेली बनाने के लिए पानी का उपयुक्त मात्रा कितना होना चाहिए? तो दोस्तों, ये मैं काफ़ी डीपली क्वेश्चन लाया हूँ और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे सेमेस्टर या कॉम्पिटिटिव हो, उसके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया था जेली बनाने के लिए पानी की मात्रा। तो दोस्तों, जेली बनाने के लिए पानी का मात्रा 33 से 38% होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम फल एवं सब्जी प्रोसेसिंग कारखाना कब कहाँ स्थापित की गई? तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में 1935 ईस्वी में सब्जियों एवं फलों का प्रोसेसिंग करने वाला कारखाना का वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट है, तुराई के बाद फलों में सर्वाधिक हानि खाली स्थान में होती है दोस्तों। तो आपके सामने से 3 ऑप्शन है, आम, पपीता व संतरा। इनमें से पूछ रहा है कि तुराई के बाद सबसे ज़्यादा हानि किसमें होती है? आम, पपीता, संतरा या फिर पपीता और संतरा, इन दोनों में होता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी वाला, यानी पपीता और संतरा दोनों ही ऐसे फल हैं जिनमें कटाई के बाद तुराई के बाद क्या होता है? सबसे ज़्यादा नुकसान होता है किसमें होता है? आपके पपीता व संतरा दोनों में होता है। नेक्स्ट है, सब्जियों में सड़ने की समस्या खाली स्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात करें सड़ने का, तो रोटिंग का जो होता है वो फूल गोभी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सड़ने का समस्या। नेक्स्ट है, हाइड्रो कूलिंग किसके लिए करते हैं? तो हाइड्रो कूलिंग जो होता है वो पत्ती वाली सब्जियों के लिए करते हैं। ठीक है, पत्ती वाली सब्जियों के लिए करते हैं। नेक्स्ट है, बेल, पपीता एवं अमरूद के भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान दोस्तों कितना होता है? तो बेल, पपीता व अमरूद के लिए भंडारण जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 9 से 10 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 9 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा फल प्रोसेसिंग कारखाना इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है, मौसमी व संतरा के भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान कितना होता है? तो मौसमी व संतरा के भंडारण हेतु टेम्परेचर होता है आपका 6 से 8 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6 to 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, अंगूर, लीची, अनार, सेब एवं नाशपाती में भंडारण हेतु उपयुक्त तापमान। तो इन सभी के लिए, जैसे ये है अंगूर, लीची, अनार, सेब,
इन सभी के स्टोरेज टेम्परेचर का बात करें तो होता है 0 से 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 1 डिग्री सेल्सियस। जितने भी दोस्तों आपके होते हैं ना टेम्परेट फ्रूट्स, जैसे जो ठंड प्रदेशों में होते हैं, तो भैया जाहिर सी बात है जो ठंडा में होगा वो ठंडा पसंद करने वाला होगा, तो उसको कम तापमान पर रखेंगे तो ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सब्जियों में कैल्शियम क्लोराइड का कितने प्रतिशत घोल रखा जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा गया है ब्राइन के बारे में। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ कंसेप्ट को। जैसे फल होता है, ठीक है, जो फल को हम लोग काट काट के उसको किसी बोतल में भर देते हैं, तो अगर फल का बात करें तो फल को भरने के लिए हम लोग चीनी का घोल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, चीनी का घोल का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों चीनी के घोल को, यानी आपसे पूछा जाए कि फल को किस घोल में रखते हैं, तो फल को सिरप में रखते हैं, ठीक है, चीनी के घोल के सिरप बनाया जाता है, उसमें फल को रखते हैं। और वहीं बात करें जैसे सब्जी, आपने देखा होगा, आपने कभी मशरूम खरीदा होगा, तो एक डिब्बा में पैक होकर के आता है और उस डिब्बा में पानी होता है, लेकिन पानी में कैल्शियम क्लोराइड यानी यूँ बोले तो नमक की मात्रा कितनी होती है। तो अगर कोई भी आप कैनिंग वाली सब्ज़ी खरीदेंगे, वो जो कि पानी में बंद होता है, उसमें नमक का मात्रा कितना होता है, तो 2% होता है, ठीक है। और ये जो है ना, ये कहीं 2 से 3% भी आपको आ जाए तो आपको इसको लगा देना है, ठीक है, लेकिन 2% एग्जैक्ट होता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का कितना प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि भारत में जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसमें तो मैंने आपको बताया 30% तो वैसे ही खराब हो जाता है उसका उचित प्रबंधन ना होने के कारण। और बात करें यहाँ पे प्रोसेसिंग का, तो कितना प्रतिशत फल एवं सब्जी ऐसे हैं जिनका हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग बोले तो उसे जो फॉर्म होता है उसको चेंज कर देते हैं ताकि अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। मात्र 2% और मात्र 2% फल एवं सब्जी होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चिंता की बात है दोस्तों, इतना प्रोडक्शन होता है, मात्र 2% को ही हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है, कोल क्रॉप का भंडारण हेतु तापमान। अब दोस्तों कोल क्रॉप बोले तो इसमें आता है आपके फूल गोभी, बंधा गोभी, ब्रुसलेस स्प्राउट, ब्रोकली, ये जितने भी होते हैं ना, इसमें 6 होते हैं। और बात करें तो इन कोल क्रॉप का स्टोरेज टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पे होता है 0 से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से 0 नहीं, केवल 0 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, कोल क्रॉप का स्टोरेज टेम्परेचर। और नेक्स्ट है, हाइड्रो कूलिंग में तापमान रखा जाता है। तो दोस्तों हाइड्रो कूलिंग मैंने आपको बताया ये पत्तेदार सब्जियों के लिए करते हैं। तो हाइड्रो कूलिंग में तापमान कितना रखते हैं, तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। नेक्स्ट है, FPO कब आया दोस्तों, ये तो बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है। तो FPO कब आया था दोस्तों, तो ये आपका 1955 में आया था, ठीक है। कब आया था, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर इसको बोलते हैं, ये 1955 में आया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना कब की थी। तो भारत सरकार खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना 1973 में की थी, ऑप्शन सी वाला है। नेक्स्ट है, अस्थायी पर्यवेक्षण की विधि है। तो दोस्तों अस्थायी बोले तो जो कम दिनों के लिए होता है, तो जो पाश्चराइजेशन होता है ना, अगर इन ऑप्शंस को देखा जाए तो अस्थायी पर्यवेक्षण की विधि है, ठीक है, इन ऑप्शंस में। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, अस्थायी पर्यवेक्षण की विधि है। फिर एक क्वेश्चन आया है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन अलग अलग हैं, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए एवं बी दोनों। और ए एवं बी में क्या है, ये आर्द्रता अपवर्तन, ठीक है, यानी एक्सक्लूशन ऑफ मॉइस्चर, और वायु अपवर्तन यानी एक्सक्लूशन ऑफ एयर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में शक्कर, प्याज, अदरक, नमक के अलावा और क्या मिलाया जाता है। अगर आप इन ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा, टमाटर के सॉस में शक्कर, प्याज, अदरक, नमक के अलावा और क्या मिलाते हैं, लहसुन भी मिलाते हैं, गर्म मसाला और लाल मिर्च भी मिलाते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिरका खाली स्थान प्रतिशत एसिटिक अम्ल में पाया जाता है, ठीक है, सिरका में खाली स्थान प्रतिशत एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे एसिटिक एसिड का परसेंटेज किसमें, सिरका में, यानी विनेगर में। तो एसिटिक एसिड में दोस्तों सिरका कितना होता है, 2 से 4%, सॉरी, सिरका में एसिटिक एसिड कितना होता है, 4 से 6% होता है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि खाने में सिरका का मात्रा कितना होता है, तो 2 से 4% होता है, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड ज़्यादा होता है, 4 से 6, और खाने में सिरका का मात्रा तो 2 से 4 होता है, ठीक है। ये कहीं कहीं 2 से 3 भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में खाली स्थान प्रतिशत सिरका मिलाया जाता है। देखिए ये वो क्वेश्चन भी आ गया। तो खाद्य पदार्थों में सिरका कितना होता है, तो 2 से 3%, ठीक है। और अगर बात करें सिरके में एसिटिक एसिड, तो होता है ठीक इसके 2 गुना, ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, 1 किलोग्राम जेली बनाने में खटास की मात्रा पूरी करने के लिए कितने प्रतिशत का रस मिलाया जाता है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 2%, ठीक है। नेक्स्ट है, रंगहीन फलों के अस्थायी पर्यवेक्षण किस रासायनिक
परिरक्षक का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसमें पूछा गया था जो रंगहीन फल होते हैं उनको उनका संरक्षण उसका परिरक्षण के लिए प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग किस केमिकल का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हम लोग करते हैं KMS। ठीक है, KMS बोले तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन ए वाला, सॉरी हाँ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड यही होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ रंगहीन फलों के लिए। यहाँ पे ध्यान रखना है रंगहीन और रंगीन दो होता है। जैसे मान करके चलिए टमाटर का अगर हम लोग का प्रिजर्वेशन करना हो तो उसको रंगहीन में नहीं रखेंगे, वो क्योंकि वो रंगीन होता है, उसका लाल रंग होता है। अगर टमाटर का सॉस का रंग लाल ना हो तो कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए उसको हम लोग दूसरे केमिकल में रखते हैं और उसका नाम होता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, रंगीन फलों के लिए किसका यूज़ करते हैं, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक शेयर करूँगा आपके साथ। जैसे मान करके चलिए कि अगर आप लिखिए रंगीन, ठीक है रंगीन, और एक लिखिए रंगहीन, एक लिखिए रंगहीन, ये लंबा है ना रंगहीन, एक इसमें ही अलग से आ गया, तो जो लंबा है उसमें हम लोग लंबा वाला का यूज़ करते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का, और जो छोटा है उसमें हम लोग छोटा वाला सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों जैम के अंतिम बिंदु तापमान कितना होता है। तो जैम का अंतिम बिंदु तापमान होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में पूछने पर ये 221 होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिरक्षक ब्लीच नहीं करता है। तो ब्लीच नहीं करता है तो ये सोडियम बेंजोएट होता है, ये ब्लीच नहीं करता है। और मैं आपको बता दूं ये KMS जो होता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये ब्लीच करता है। इसी कारण क्या होता है रंगहीन, इसी के कारण इसको हम लोग रंगहीन फलों के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टमाटर सॉस का TSS कितना होता है। तो दोस्तों टमाटर सॉस का TSS होता है 30 डिग्री ब्रिक्स। ठीक है, 30 डिग्री ब्रिक्स। नेक्स्ट है निम्न में से खमीर को नष्ट करता है। तो कौन नष्ट करता है, आपका सोडियम बेंजोएट क्या होता है, ये खमीर को नष्ट करता है। और नेक्स्ट है जेली की अम्लता प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों जेली जो होता है उसका अम्लता प्रतिशत ये 0.5 से 0.7 तक होनी चाहिए, और कहीं कहीं ये 0.75 से 1 तक भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है FPO के अनुसार पोटेशियम मेटासल्फाइड की मात्रा रंगहीन फलों के परिरक्षण हेतु प्रयुक्त होती है। तो 350 से 600 ppm जो होता है ना, कहीं कहीं 700 में आपको मिलेगा, तो 350 से 600 ppm जो होता है ना, ये रंगहीन फलों के प्रोडक्शन हेतु हम लोग KMS का यूज़ करते हैं। और वहीं बात करें रंगीन फलों हेतु सोडियम बेंजोएट की मात्रा, तो वो होता है आपका 700 से 1000 ppm। ठीक है, और ऐसे स्टूडेंट जो हल्का फुल्का पढ़े होंगे उनको तो पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उनके सर के ऊपर से पार हो रहा होगा, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोग इसको रट जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट बता रहा हूँ केचप किस सब्जी वाली फसल से बना जाता है। तो दोस्तों केचप किससे बनता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, बैगन, टमाटर, मिर्च। तो कभी आपने सुना है कि बैगन का केचप है, नहीं सुना होगा। मटर का केचप ये भी नहीं सुना होगा। मिर्च का तो बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो टमाटर का हम लोग केचप बनाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है जेली में पेक्टिन की जाँच हेतु प्रयुक्त होता है। दोस्तों तो जेली में पेक्टिन की जाँच किससे करते हैं, तो जेल मीटर से करते हैं। किससे करते हैं, जेल मीटर से करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बेंजोएट की खाली स्थान मात्रा रंगीन फलों के प्रोडक्शन हेतु उपयुक्त होती है। तो सोडियम बेंजोएट का 0.1% यानी 1000 ppm, जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप उसको प्रतिशत में बदलोगे तो 0.1% हो जाएगा। तो ये 1000 ppm 700 से 1000 ppm होता है, या फिर 0.1% मात्रा सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है अचार, सॉस, केचप परिरक्षित करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो दोस्तों अचार, सॉस और केचप में क्या डालते हैं, तो हम लोग एसिटिक एसिड डालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे विनेगर होता तो भी आप उसको टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप के प्रोडक्शन हेतु प्रयुक्त होती है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें होता है CO2, यानी वो सब आपने देखा होगा, कभी गौर किया होगा, तो उन सभी की बोतल्स पे क्या लिखा होता है, कार्बोनेटेड वाटर। तो कार्बन से हम लोग उसका प्रोडक्शन करते हैं, जितने भी आपके बेवरेज होते हैं, मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स। नेक्स्ट है अस्थायी प्रोडक्शन की विधि कौन सी है। तो अस्थायी यहाँ पे पूछा गया है। तो अस्थायी में आपका ये सभी हो जाएगा, जैसे स्टेरिलाइजेशन, फर्मेंटेशन और कैनिंग, ये सभी के सभी क्या है, आपका अस्थायी प्रोडक्शन की विधियाँ हैं। नेक्स्ट है नमक की खाली स्थान प्रतिशत मात्रा प्रोडक्शन हेतु प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों नमक का बात करें, यहाँ पे 2 चीज़ आता है, जिसमें आपको पहले इसका उत्तर दे देता हूँ। नमक का जो 15 से 20% मात्रा होता है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहीं आपसे ब्राइन के घोल में नमक का मात्रा पूछ दे तो उसमें होता है सिर्फ 2 से 3%। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। अगर वही बात अगर आपसे पूछे अचार में कितना नमक का मात्रा लेते हैं, तो 15 से 20% होता है। ठीक है, कहीं कहीं 15 से 25 होता है, लेकिन ये आप लोग इसको अपना ध्यान में रखिएगा इतना कि 15 से 20 के आसपास होता है।
तो अगर बात करें सीधा प्रोडक्शन का, जैसे अचार में नमक कितना डालते हैं तो 15 से 20% और ब्राइन में कितना नमक होता है 2 से 3%, इसको ध्यान में रखना होगा आपको। नेक्स्ट है ठंडे डिब्बों का तापमान होता है। तो दोस्तों ठंडे जो डिब्बे होते हैं, जैसे कैनिंग करने के बाद डिब्बा होता है ना, उसको ठंडा किया जाता है, तो कितने डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है, तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको कूलिंग किया जाता है। नेक्स्ट है चीनी की खाली स्थान प्रतिशत मात्रा प्रोडक्शन हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों चीनी का 65 से 70% जो मात्रा होता है ना, ये प्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। जैसे इसी में क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए जेली का TSS, ठीक है, जेली का TSS आपसे पूछ लिया जाए, आपसे पूछ लिया जाए जेली का, आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों जैम का, ठीक है। तो अगर आपको बताऊं मैं TSS का, तो जेली जो होता है दोस्तों, इसमें TSS होता है कितना 65 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। और बात करें जैम का, तो जैम में क्या होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी 68 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है। तो आपको ये दोनों जो मैंने बताया आपको, इसका जैम और जेली का TSS, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो हर बार सेमेस्टर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और चाहे आप किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का देख लें उठा के, जिसमें हॉर्टिकल्चर पूछा गया हो, जिसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया हो, उसमें ये क्वेश्चन तो आपको पक्का ही मिल जाएगा। तो चीनी का 65 से 70% मात्रा प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। और जैम का TSS कितना होता है, और TSS बोले तो वहीं जो चीनी का जो ठोस मात्रा होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस। नेक्स्ट है रंगीन फलों के अस्थायी परीक्षण किस रासायनिक परीक्षक द्वारा करते हैं। रंगीन फलों का देखिए वो क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। रंगीन फलों का परीक्षण के लिए किसका यूज़ करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट का करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रंगहीन और रंगीन, लिख लेना। जो जिसका नाम लंबा हो, जैसे रंगहीन इसमें 4 वर्ड आ रहा है, और एक आता है रंगीन इसमें 3 आ रहा है। तो जिसमें ज़्यादा जो लंबा है उसमें हम लोग लंबा वाला का यूज़ करते हैं, जो छोटा है उसमें हम लोग छोटा वाला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नमक द्वारा परिरक्षित किए जाते हैं। तो दोस्तों नमक द्वारा क्या परीक्षित करते हैं, अचार, चटनी, जैम, A और B, और यहाँ पे दिया है A और B दोनों। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि नमक द्वारा किसको परीक्षित करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, अचार करते हैं, बिल्कुल सही बात है। चटनी करते हैं, सही बात है। जैम, क्या जैम करते हैं, तो नहीं, जैम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अचार और चटनी का प्रोडक्शन के लिए हम लोग नमक का यूज़ करते हैं, और वो भी कितना, तो 15 से 20%। जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है, दोस्तों जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है, तो उपरोक्त सभी फल जेली बनाने हेतु उपयुक्त हैं। लेकिन सबसे अगर उपयुक्त पूछा जाए तो अमरूद क्या होता है, जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है। और दोस्तों जेली में पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 1% होनी चाहिए। कितना, 1% होना चाहिए जेली में पेक्टिन की मात्रा। और 1% से कम हो तो भी चलेगा, लेकिन 1% से अधिक पेक्टिन नहीं होनी चाहिए। और इसमें पूछा गया था जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल, तो अमरूद, जामुन और करौंदा, ये सभी के सभी क्या है, ये ऐसे फल है जिससे जेली बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाली स्थान के निर्माण के लिए अधिक पेक्टिन वाले फलों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जैसे मैं आपसे मैंने बताया, पेक्टिन किसको बनाने के लिए उपयुक्त होता है, तो जेली को बनाने हेतु, ठीक है। और वही क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है, खाली यानी यहाँ पे पूछा गया जेली के निर्माण के लिए अधिक पेक्टिन वाले फलों की आवश्यकता होनी चाहिए, और कितना प्रतिशत पेक्टिन होनी चाहिए, तो लगभग 1%, ठीक है, या उससे कम। नेक्स्ट है जेली बनाने हेतु प्रति किलो फलों हेतु खाली स्थान सिट्रिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो जैसे आपको पता है इसके लिए 2 ग्राम सिट्रिक एसिड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है दोस्तों जेली बनाने हेतु प्रति किलो फल हेतु खाली स्थान चीनी की आवश्यकता होती है। तो एक यहाँ पे पूछा गया जेली बनाने के लिए 1 किलो जेली बनाने के लिए आपको 750 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। कितना, 750 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। नेक्स्ट है परिपक्व जेली का TSS होना चाहिए। दोस्तों जब जेली पक जाता है, यानी आपसे कुल मिलाकर यहाँ पे ये पूछा गया है जेली का TSS कितना होता है, तो मैंने आपको बताया 65% जेली का होता है और 68% जैम का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जेली और जैम दोनों में अंतर। जैम होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें छिलका वगैरह का भी यूज़ करते हैं। और जेली होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसमें इस पार से उस पार दिखता है। तो आपको जैसे पता है ज़्यादा चीनी डालोगे या फिर ज़्यादा उसमें TSS मिलाओगे, तो जिसका ज़्यादा TSS होगा तो दिखेगा नहीं इस पार से उस पार, इसलिए जेली में दिखता है, इसलिए इसका TSS कम होता है। नेक्स्ट है जेली बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जेली बनाने के लिए कितना प्रतिशत फल रस का यूज़ करते हैं, तो 45% फलों का रस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है लाइम स्क्वीजर द्वारा कौन से फलों का रस निकाला जाता है, तो भैया सिंपल सी बात है, लाइम
स्क्वीजर द्वारा हम लोग नींबू का रस निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है नींबू के रस निकालने वाले यंत्र का नाम है, ये क्या है? लाइम स्क्वीजर। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ये सभी प्रश्न आते हैं। और लहसुन प्याज का छिलका कैसे हटाते हैं? तो आग से हटाते हैं। ठीक है, भाप से किसका हटाते हैं? तो आपको पता है आलू का छिलका हम लोग भाप से हटाते हैं। और एक आता है दोस्तों, एक आता है कास्टिक सोडा से। तो नींबू का जो होता है ना, नींबू वर्गीय फलों का छिलका, उसका हम लोग हटाते हैं किससे? कास्टिक सोडा से, या यूँ बोले तो जो अपमार्जक होता है, जो अपमार्जक में डाला जाता है उससे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आम का छिलका कैसे हटाते हैं, तो आम का छिलका दोस्तों हम लोग हाथ से हटाते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। आम का छिलका हटाने के लिए अभी तक कोई यंत्र नहीं बना है बढ़िया। नेक्स्ट है टमाटर, फलसा, जामुन एवं अनार में प्रयोग होने वाले रासायनिक परिरक्षक कौन सा है? अब दोस्तों आपको दिमाग लगाना है कि टमाटर क्या होता है, ये रंगीन होता है, फलसा भी ये रंगीन होता है, जामुन भी रंगीन होता है, और अनार भी रंगीन होता है। अगर अनार का रस निकालोगे उसका रंग लाल नहीं होगा, तो भाई कैसे पता चलेगा कि ये अनार का ही रस है? तो आपसे पूछा गया है टमाटर, फलसा, जामुन और अनार के में प्रयोग होने वाले कौन सा केमिकल है? तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जितने भी रंगीन फल है उसमें हम लोग सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं, और इसी क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा घुमाकर पूछा गया था। नेक्स्ट है जेली, पेक्टिन खाली स्थान प्रतिशत होना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया है जेली में पेक्टिन की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा जाए जेली में पेक्टिन की मात्रा, तो लगभग 1%। कितना? लगभग 1% पेक्टिन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जेली के अंतिम बिंदु पर तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जेली जो होता है ना, जैम या जेली दोनों का जो अंतिम डिग्री टेम्परेचर कितना होता है, लास्ट डिग्री टेम्परेचर, तो ये होता है 105 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक 221 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है जेली मीटर हेतु उपयुक्त तापमान। तो जेल मीटर हेतु उपयुक्त तापमान कौन सा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी 21 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जेल मीटर का हम लोग यूज़ करते हैं। जेल मीटर का यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हैं। तो ठीक है, पेक्टिन की मात्रा ज्ञात करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जेल मीटर का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, एक और आता है टीएसएस मापने के लिए किसका यूज़ करते हैं? तो टीएसएस मापने के लिए हम लोग करते हैं दोस्तों रेफ्रेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? रेफ्रेक्टोमीटर का। और ये जो दोनों मैंने क्वेश्चन बताया, पेक्टिन मापने के लिए जेल मीटर का यूज़ करते हैं, और टीएसएस मापने के लिए रेफ्रेक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। ये भी बिल्कुल 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है जेली में पेक्टिन की जाँच हेतु प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जेली में पेक्टिन की जांच किससे करते हैं, किस विधि से करते हैं, तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, और नीचे तो वो अलग सा है। 3 ऑप्शन में क्या क्या है? एल्कोहल परीक्षण यानी एल्कोहल टेस्ट, जेल मीटर टेस्ट और सीड टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाए तो जेली में पेक्टिन की मात्रा का पता लगाने के लिए हम सभी का यूज़ करते हैं। ठीक है, एल्कोहल टेस्ट का भी, जेल मीटर का तो करते हैं, मैंने बताया ही आपको, और सीड टेस्ट का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए और यहाँ पे उपरोक्त सभी ना होकर के यहाँ कोई और ऑप्शन हो, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले जेल मीटर के ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, और अगर ये ना हो तो आपको एल्कोहल टेस्ट को टिक करना होगा। नेक्स्ट पूछा गया था जेली के नहीं जमने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों जेली क्यों नहीं जमता है? तो जब जेली में पेक्टिन की मात्रा कम हो जाती है ना, और चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो जेली जो होता है वो जमता नहीं, और जब तक जमेगा नहीं तब तक बढ़िया क्वालिटी का जेली नहीं बन पाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखने से पहले मैं आपसे बता दूं, ये मैंने 59 क्वेश्चन करा दिया, और ये 60वां क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई ऐसा नहीं कि मैं 4 बार बोलूँगा कि लाइक कर ही दीजिए। पसंद आए तो लाइक कर देना, ये आपकी चीज़ें हैं, आप क्या करना चाहते हो। और अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मदद मिलता है और आगे भी आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर इच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि जो चैनल वाला बोल रहा है वही करना है, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपको ये भी चाहिए कि आपको PDF नोट्स वगैरह भी मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई सवाल पूछने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीरे में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पे दोस्तों जो सीरा लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको इसको सिरके कर लेना है। ठीक है, यानी विनेगर में एसिटिक एसिड का परसेंटेज पूछा जाए अगर आपसे, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया अगर सिरके में एसिटिक एसिड पूछ लिया जाए, विनेगर में दोस्तों आप लोगों से पूछ लिया जाए एसिटिक एसिड, तो इसमें होता है आपका 4 से 6%। खैर यहाँ पे तो ऑप्शन में जो 4 से 5% वाला है ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब पास वाला होना चाहिए।
अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए और ऑप्शन इसी तरह का हो 2 से 3%, 4 से 5%, 1 से 2% और 6 से 7%, तो आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है? आपको ये वाला बी वाला ऑप्शन लगाना है, यानी 4 से 5%। अगर 4 से 6 एग्जैक्ट होता है, लेकिन 4 से 5 भी हम लोग लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल पास का ही है। तो सिरके में कितना होता है? 4 से 6% एसिटिक एसिड होता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खाने में या खाद्य पदार्थों में सिरके की मात्रा कितनी होती है, तो दोस्तों जो भी हम लोग फूड का यूज़ करते हैं उसमें विनेगर का परसेंटेज कितना होता है, इसमें विनेगर का परसेंटेज कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है मात्र 2 से 3%। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप ये मान करके चलिए कि विनेगर जो होता है एक जहर होता है, मान करके चलिए ये जहर होता नहीं है, वरना इसको कौन खाता। मैं आपको सपोज दैट बता रहा हूँ कि ये विनेगर एक क्या है, जहर है। भाई केमिकल है तो सिंपल सी बात है, तो हमारे शरीर पे हार्मफुल इफेक्ट करेगा ही। इसीलिए हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें इसका मात्रा कम होता है। आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद कर सकते हो कि खाना में, भाई खाना में कम होता है क्योंकि ये क्या है, एक हानिकारक केमिकल है। और बाकी विनेगर में तो ज़्यादा होता है, 2 से 3% का दोगुना, 4 से 6% होता है। नेक्स्ट है जेली का रोना या विपिंग जेली का कारण क्या होता है। तो दोस्तों विपिंग जेली क्या होता है, जैसे आप जेली बनाओगे तो इसमें विपिंग जेली यानी जो जेली होता है ना, उसमें लगता है कि जेली रो रहा है, इसके बाहर रस आ जाते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो ये क्यों होता है विपिंग जेली, ये क्यों होता है? तो विपिंग जेली अधिक अम्लता के कारण होता है, ठीक है, अधिक अम्लता के कारण होता है। हमारे गुरुजी ने तो एक ट्रिक बताया था कि इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये विपिंग जेली या फिर जेली का रोना ये सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आपका सेमेस्टर का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। सर ने मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताया था हमारे गुरुजी ने, जेली का रोना किसके कारण होता है। तो भाई मैं सोच रहा था भाई इससे जेली से रिलेटेड 2 टर्म होता है, जेली का ना जमना तो वो होता है कम पेक्टिन और अधिक शर्करा, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया भी था। और एक होता है जेली का रोना विपिंग जेली, ये क्यों होता है? तो आप मान करके चलिए कि एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है, एक लड़का था और एक लड़की थी, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्तों, ये लड़का जो है ना, इस लड़की से तंग आकर इस पर क्या किया, एसिड अटैक कर दिया। क्या कर दिया? एसिड अटैक कर दिया। तो इस पर क्या हो गया, और इसमें अम्लता बढ़ गई, जिसके कारण ये लड़की रोने लगी। तो विपिंग जेली का कंसेप्ट इसे समझने के लिए, विपिंग जेली का कंसेप्ट समझने के लिए इससे आसान तो उदाहरण हो ही नहीं सकता। अगर मान करके चलिए एक लड़का एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दे तो भाई लड़की रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि उस पर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई। तो इसलिए जेली कब होता है, जब उसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है परिपक्व जैम का TSS होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे परिपक्व आप इसलिए लिखा है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो। अगर आपसे साधारण भी पूछा जाए कि जैम का TSS कितना होता है, या फिर ये भी पूछा जाए परिपक्व जैम का TSS कितना होता है, तो आपको क्या आंसर देना है? 68%। अब दोस्तों मेरे पास एक और ट्रिक है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, जो 4 शब्द है ना, जेली, जैम, मुरब्बा और कैंडी, ठीक है, जेली, ठीक है, और एक होता है जैम, और एक होता है मुरब्बा, और एक होता है दोस्तों क्या, कैंडी, ठीक है। अब ये जो 4 शब्द है ना दोस्तों, इसमें इन चारों का TSS पूछा जाता है। और भाई कहने का मतलब ये है कि भाई चारों का TSS याद करना तो काफ़ी टफ है और बिल्कुल आसपास का ही आंकड़ा होता है, तो कैसे याद करें। तो जैम का मैंने बताया आपको, सॉरी जेली का मैंने आपको बताया 65, ठीक है, जैम का बताया 68, और मुरब्बा का दोस्तों होता है 70, और कैंडी का होता है 75, ठीक है। कितना होता है? 75 डिग्री ब्रिक्स में होता है। TSS मापने की इकाई क्या होती है? डिग्री ब्रिक्स होती है, ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो इसी पे मैंने एक ट्रिक बनाया था, जय मार्कंडे, ठीक है। क्या होता है? जय मार्कंड, जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, या फिर सिर्फ मार्क करके छोड़ देता हूँ, जय मार्क, यहाँ पे कर देता हूँ कंडे, ठीक है, इसको थोड़ा वो कर देता, जय मार्कंडे। अब मैंने आपको शुरू में क्या बोला, पोस्ट हार्वेस्ट में 4 शब्द बहुत तंग करता है सभी स्टूडेंट को। इस जय का मतलब होता है जेली, इस जय का मतलब होता है जैम, और इस माँ का मतलब होता है मुरब्बा, और इसका मतलब होता है कैंडी, ठीक है। जय मार्कंडे शंकर जी को बोलते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार। तो जय मार्कंडे आपको याद करना है, सबसे ऊपर जेली को रखना है, और क्या करना है आपको, इसको ऐसे इस सीक्वेंस में लिखे जाना है, 65, 68, 70 और 75, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका TSS होता है? कैंडी का होता है। मुरब्बा का 70 डिग्री ब्रिक्स होता है।
जैम का 68 होता है, 68 होता है और जेली का 65 होता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वाले ट्रिक से तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जय जय मार्कंडे सबसे पहला, जेली को रखना है सबसे लास्ट में, कैंडी, तो भाई कैंडे का मतलब कैंडी होता है, आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जैम बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का प्रयोग करते हैं। तो चाहे आपको मैंने बोला जैम या जेली, जैम और जेली दोनों को बनाने के लिए कितना फल रस का यूज़ करते हैं, मैंने इकट्ठा बता दिया आपको दोनों का। 45%, कितना, 45% फल रस जो होता है ना, ये यूज़ करते हैं जैम और जेली दोनों को बनाने के लिए। नेक्स्ट है, परिपक्व जेली का पीएच कितना होता है। यहाँ पे आपसे जेली का पीएच मान पूछा जाए तो जेली का जो पीएच होता है वो होता है 3.2, ठीक है। और पीएच का कोई यूनिट नहीं होता, जैसे मैं आपको बोलूँ 3.2, ना प्रतिशत में कह सकते हैं ना ही इसको सेंटीमीटर, सिर्फ 3.2 ही कहेंगे दोस्तों। पीएच में कोई इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है। तो पीएच समझ के आप ये मान करके चलिए कि पीएच खुद एक यूनिट होता है एसिडिटी और बेस को मापने के लिए। तो जेली में पीएच का कितना हो, जेली में कितना प्रतिशत, कितना सिर्फ पीएच होता है, तो 3.2 पीएच होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, मैं खुद यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। नेक्स्ट है, जैम की अम्लता खाली स्थान प्रतिशत होनी चाहिए। जैम में अगर दोस्तों आपसे एसिडिटी पूछा जाए तो जैम में होता है आपका 0.5 से 0.6, ठीक है। और आपको एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं, अगर आप देखिए मैंने बोला जैम और जेली, तो यहाँ पे मैं सबसे ऊपर रख लेता हूँ जेली, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा इसमें टेस्ट कम होता है, इसमें होता है ज़्यादा जैम में। और यहाँ पे एसिडिटी पूछ लिया जाए ना दोस्तों, तो इसमें थोड़ा उल्टा होता है। जेली में क्या होता है, जेली में जो होता है ना दोस्तों, एसिड का परसेंटेज वो होता है आपका कितना, वो होता है 0.75 से 1% तक होता है, ठीक है। जेली में एसिडिटी, जेली आपको ये मान करके चलना है कि जेली जो होता है ज़्यादा खट्टा होता है एज कम्पेयर टू जैम, ठीक है। और जैम में वहीं बात करें तो जैम में होता है आपका यहीं 0.5 से 0.6%, यानी आधा प्रतिशत के आसपास होता है। और वहीं जेली में लगभग 1% के आसपास होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रंग विरजित कारक, या फिर इसको ब्लीच बोलते हैं, आप ब्लीच को आसानी से समझ जाओगे। निम्न में से कौन सा रंग ब्लीच का कारक है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है। ये रंगहीन फलों में यूज़ करते हैं, इसीलिए ये रंगों को ब्लीच कर देता है, जिसके कारण ये रंग जो भी फल होते हैं, सब्जियाँ, उसको रंगहीन कर देता है, यानी कलरलेस कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एफपीओ के अनुसार सोडियम बेंजोएट की मात्रा कितना होना चाहिए। तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ करते हैं कलरफुल फ्रूट्स के प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। और इसका मात्रा कितना होना चाहिए, तो वो होता है दोस्तों 700 से 1000 ppm। यानी ppm, अगर दोस्तों मैं आपसे बोलूँ ppm, तो ppm का मतलब क्या होता है, तो ppm का मतलब होता है दोस्तों पार्ट पर मिलियन। क्या होता है दोस्तों, पार्ट पर मिलियन, ठीक है, पार्ट पर मिलियन। और पार्ट पर मिलियन बोले तो जैसे 1 मिलियन का 1 भाग, आप समझ लीजिए इस बात से, 1 मिलियन का 1 भाग, ठीक है। और 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, जैम बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है। इसका उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले आप लोग ये कमेंट करके फिर से बताइए कि जेली बनाने के लिए हम लोग किस फल का यूज़ करते हैं, सबसे उपयुक्त फल कौन सा है, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा। तो जैम बनाने के लिए बात करें तो जैम बनाने के लिए हम लोग उपरोक्त सभी, यानी केला, आम, पपीता और सेब का यूज़ करते हैं। और आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे जैम, अगर आपसे पूछा जाए जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल, तो सेब होगा, सबसे उपयुक्त फल सेब होगा। और ऑप्शन में सेब ना हो तो क्या करना है, केला कर देना है, आम और पपीता कर देना है। और इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ध्यान में ये रखना है कि जैम जो होता है ना, फलों के गूदा से बनता है, ठीक है। और गूदेदार फल कौन कौन से होते हैं, तो सेब में भी खूब अच्छा पल्प निकलता है, आम में भी बढ़िया पल्प निकलता है, पपीता में भी निकलता है और केला में भी निकलता है। तो जो आपको इतना ध्यान रखना है कि जैम फ्रूट पल्प से बनता है। और ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन से फल गूदेदार है और कौन से फल गूदेदार नहीं है, उस हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। लेकिन सबसे उपयुक्त जैम के लिए सेब होता है। और बार बार इसी को पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा माथापेची करने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है, जैम फल के खाली स्थान से बनता है। तो मैंने जो अभी बताया वही प्रश्न आगे आ भी गया। तो क्या होता है, जो जैम होता है ना दोस्तों, ये फलों के गूदा से बनता है, ठीक है, पल्प से बनता है। नेक्स्ट है, जैम एवं जेली के अंतिम बिंदु पर तापमान कितना होता है, तो 221 डिग्री फ़ारेनहाइट, मैंने आपको 2 बार पहले भी बता चुका हूँ। और नेक्स्ट है, लाई पीलिंग किस रसायन का प्रयोग करते हैं, यानी लाई पीलिंग है तो किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तो कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं लाई पीलिंग के लिए। और कास्टिक सोडा का यूज़ किसके लिए करते हैं, तो नींबू वर्गीय फलों के, यानी सिट्रस ग्रुप्स के फ्रूट्स को छीलने के लिए करते हैं, ठीक है।
लाइव पीलिंग यानी लाइव पीलिंग में हम लोग कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मुरब्बा का टीएसएस होता है, तो जय मार्कंडे वाला ट्रिक लगाना है। मुरब्बा 3 नंबर पे आता है, तो 65, 68 और 70, तो 70 3 नंबर पे था, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 70 डिग्री ब्रिक्स क्या होगा, मुरब्बा का टीएसएस हो जाएगा। नेक्स्ट है कैंडी का टीएसएस क्या होता है। कैंडी सबसे लास्ट में था जय मार्कंडे लिखने पे, सबसे लास्ट में मैंने 75 लिखा था, तो इसका क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो स्टूडेंट को डराता है, इस सवाल का तो जवाब आपको अब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये जैम जेली वाला तो झंझट ख़त्म ही कर दिया होगा। मैंने जय मार्कंडे वाला ट्रिक पे 65, 68, 70 और 75 इस सीक्वेंस को आपको याद करना है। सबसे ऊपर जेली और सबसे लास्ट में कैंडी। और कैंडी क्या होता है, कैंडी सबसे ज़्यादा क्या होता है, टाइट होता है। टाइट बोले तो कड़ा होता है, और जो कड़ा होगा भाई सिंपल सी बात है, उसमें टीएसएस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और टीएसएस बोलने से आप क्या समझते हैं, जैसे टीएसएस होता है उसमें कितना प्रतिशत ऐसे सॉलिड है जो अभी घुला हुआ है, ठीक है। और जितना सॉलिड होगा उसका उतना ही ज़्यादा टाइट होगा, सख्त होगा। नेक्स्ट है मुरब्बा बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों मुरब्बा बनाने के लिए हम लोग ना 55% फल रस का यूज़ करते हैं, 65%। और नेक्स्ट है मुरब्बा बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपने सुना होगा आंवले का मुरब्बा, तो आंवला का सबसे बढ़िया मुरब्बा बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है दीवाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सा है। तो दोस्तों दीवाबंदी के लिए उपयुक्त सब्जी सबसे उपयुक्त कौन सा होता है, तो मटर होता है। कौन सा होता है, तो ग्रीन पी होता है। आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मार्मलेड बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा होता है। दोस्तों तो मार्मलेड हम लोग किसका बनाते हैं, तो नींबू वर्गीय फलों का हम लोग मार्मलेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मार्मलेड का टीएसएस कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, मार्मलेड बिल्कुल जेली के जैसा ही होता है, ठीक है। आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। मार्मलेड आपसे पूछ ले, ठीक है, मार्मलेड या फिर आपसे पूछ ले जेली, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि बिल्कुल ये दोनों सेम है। बस अंतर इतना है कि जो जेली होता है ना, ये अमरूद से बनता है, और मार्मलेड नींबू वर्गीय फलों से बनता है। बस अंतर इतना ही है, और कोई अंतर नहीं है। बाकी टीएसएस सब उतना ही होता है, फल रस उतना ही होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है मार्मलेड खाली स्थान के समान होता है। देखिए वो क्वेश्चन सामने भी आ गया। मार्मलेड कैसा होता है, जेली के समान होता है, ठीक है। बस किससे बनता है इसमें अंतर होता है। मार्मलेड नींबू वर्गीय फलों से बनता है, जेली अमरूद से बनता है। नेक्स्ट है मार्मलेड फल के खाली स्थान से बनता है। दोस्तों तो मार्मलेड जो होता है ये भी फल की गूदा से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडी टू सर्व का टीएसएस कितना होता है। दोस्तों तो रेडी टू सर्व का टीएसएस 10 डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है, 10 डिग्री ब्रिक्स होता है। टीएसएस रेफ्रेक्टोमीटर से मापते हैं, और टीएसएस का यूनिट क्या होता है, तो डिग्री ब्रिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रेडी टू सर्व बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का यूज़ करते हैं। तो रेडी टू सर्व बनाने के लिए हम लोग दोस्तों कितना प्रतिशत फल रस का यूज़ करते हैं, तो 10% का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, रेडी टू सर्व में 10% याद करिए, मात्रा जो है 10% याद करना है। 10 टीएसएस होता है और 10% फल रस होता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पानक या सिक्वेस का टीएसएस कितना होता है। तो दोस्तों जो पानक होता है ना, जिसको सिक्वेस कहा जाता है, इसका टीएसएस कितना होता है, 40 से 50 डिग्री ब्रिक्स, कितना 40 to 50 डिग्री ब्रिक्स। नेक्स्ट है पानक सिक्वेस बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग 25% फल रस का यूज़ करते हैं, किसके लिए, पानक बनाने के लिए। नेक्स्ट है सिरप या शरबत का टीएसएस कितना होता है। तो दोस्तों सिरप या शरबत का टीएसएस होता है 65 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है, कितना 65 डिग्री ब्रिक्स। और सिरप या शरबत बोले तो चीनी का घोल जिसमें हम लोग फल का परिरक्षण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से जीवाणु को नष्ट करता है। तो दोस्तों जीवाणु को नष्ट कौन करता है, तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड करता है, ठीक है। इसको शॉर्ट में KMS भी बोलते हैं, ठीक है। के से पोटेशियम और बाकी मेटाबाइसल्फाइड, तो MS से हो ही जाएगा। नेक्स्ट है सॉस टमाटर के अलावा, यहाँ पे सॉस का बात की जा रही है जो कि टमाटर के अलावा बनाया जाता है, उसका टीएसएस कितना होता है। तो ऐसे सॉस जो टमाटर के अलावा अन्य चीज़ों से बनाया जाता है, उसका टीएसएस होता है 15 डिग्री ब्रिक्स। और टमाटर के सॉस का टीएसएस कितना होता है, तो 28 से 30 डिग्री ब्रिक्स। क्या होता है, कितना होता है, 28 से 30 डिग्री ब्रिक्स। आपको इसको ध्यान में रखना है। अगर टमाटर का पूछ ले तो टमाटर का ज़्यादा होगा, और अगर टमाटर के अलावा पूछ ले तो बिल्कुल आधा कर देना है, 30 का आधा कितना 15, ठीक है, या 14, 28 के अलावा आधा होता है। सिरप या शरबत बनाने के लिए खाली स्थान फल रस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों शरबत बनाने के लिए आपने सुना होगा गांव देहात में खूब बढ़िया कि चीनी वीनी का शरबत बनाओ। तो शरबत में कितना प्रतिशत चीनी का यूज़ करते हैं, तो 25%। सॉरी यहाँ पे फल रस का बात किया जा रहा है, तो शरबत में कितना होता है, 25% फल रस होता है। आपने सुना होगा बेल का शरबत, बेल का सबसे बढ़िया शरबत बनता है, आपको ये भी ध्यान रखना है।
25% तो फल रस हो गया और 65% चीनी हो गया, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया था। नेक्स्ट है कार्डियल बनाने के लिए कुल ठोस पदार्थ एवं सल्फर डाइऑक्साइड की कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए। तो कार्डियल बनाने के लिए दोस्तों 30% क्या होता है दोस्तों, इसका TSS होता है और 350 ppm इसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कार्डियल का TSS कितना होता है तो 30% होता है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है कार्डियल में, तो 350 ppm होता है। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपका 30% क्या है आपका कुल ठोस पदार्थ यहाँ पे पूछा गया है। TSS नहीं पूछा गया तो कुल, वो TSS होता है कुल घुलनशील ठोस। मैं आपको यहाँ पे गलत बता दिया कुछ, आपको समझाता हूँ फिर से। यहाँ पे सिर्फ कुल ठोस पूछा गया है, तो कुल ठोस परसेंटेज में लिखा जाता है और मैंने आपको क्या बताया, TSS उसको डिग्री ब्रिक्स में मापते हैं। तो कार्डियल में कुल ठोस कितना होता है तो 30% होता है और कितना होता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये होता है आपका 350 ppm या 350 ppm। फेनी बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है दोस्तों, फेनी काजू से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन देखने में भले ही छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है डिब्बाबंदी के जनक कौन यहाँ पे आपसे वैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। तो हु इज़ द फादर ऑफ कैनिंग, तो कैनिंग का दोस्तों पिता किसे मानते हैं, तो निकोलस एपर्ट जो है ना, ये पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी बड़ा रोल अपना प्ले करते हैं। तो निकोलस एपर्ट को ही हम लोग डिब्बाबंदी के जनक मानते हैं। और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का पिता किसे कहते हैं, तो कहीं कहीं आपको उस जगह भी आपको इनका ही नाम आएगा, निकोलस एपर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की खाली स्थान मात्रा रंगहीन फलों की परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और नेक्स्ट है खमीर को वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईस्ट जो होता है खूब बढ़िया अपना वृद्धि करता है और आपके फल या सब्जी या फिर जो भी खाने का चीज़ उसको बर्बाद करता है। नेक्स्ट है किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है, तो किशमिश अंगूर से बनता है। ठीक है, किशमिश अंगूर से बनता है। अंगूर जब पक जाता है, सूख जाता है, उसको सन ड्राइंग के माध्यम से सुखाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो किशमिश होता है ना, उसमें कितना प्रतिशत नमी होता है, तो 10% नमी बच जाता है ना, तब उसको हम लोग जैसे अंगूर को सुखाते हैं लगातार पक जाने के बाद, और जब तक 10% नमी न रह जाए तब तक सुखाते हैं। 10% नमी हो जाने पर उसको हम लोग कहीं अलग रख देते हैं, स्टोर कर लेते हैं, उसी को किशमिश बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्डियल बनाया जाता है, तो दोस्तों कार्डियल किससे बनाया जाता है, कार्डियल भी आपको सिट्रस ग्रुप्स के फ्रूट से बनते हैं, यानी नींबू वर्गीय फलों से बनते हैं। नेक्स्ट है खाद्य एवं पोषण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो ये क्वेश्चन मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, तो ये 1973 में इसकी स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट है बैक्टीरिया की वृद्धि हेतु पीएच रेंज क्या है, तो बैक्टीरिया की वृद्धि हेतु पीएच रेंज है 4 से 7.5। ठीक है, नेक्स्ट है टोडी बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है, तो दोस्तों टोडी जो होता है ये सेब से बनता है। ठीक है, टोडी सेब से बनता है। नेक्स्ट है फ्लेम पीलिंग की जाती है दोस्तों, यानी आग से किसके छिलका हटाया जाता है, तो लहसुन और प्याज के छिलका हटाने के लिए आग का यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ये इसमें स्केली लीफ होता है। स्केली लीव्स का मतलब जैसे उसको हाथ पैर रगड़ने पे उसके छिलके निकल जाते हैं, उसको स्केली लीव्स बोलते हैं। तो इसको आग में सेकने के बाद क्या होता है, ये जल जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लेम पीलिंग के लिए हम लोग फ्लेम पीलिंग का यूज़ लहसुन प्याज के लिए करते हैं। नेक्स्ट है शराब बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है, तो शराब आपको पता है अंगूर से बनता है। ठीक है, दुनिया का 70% अंगूर का प्रयोग शराब बनाने के लिए ही किया जाता है। आप ये सोचिए, आप तो बहुत अंगूर बिकते हुए देखे होंगे, लेकिन आप ये सोचिए जितना बिकता है ना, उससे उसका दुगुना से भी ज़्यादा यूज शराब बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिपक्व जैम का TSS कितना होता है, तो यहाँ पे परिपक्व जैम का pH पूछा गया है, pH कितना होता है 3। ठीक है, और नेक्स्ट है गुलकंद बनाने हेतु उपयुक्त फूल कौन सा है, तो गुलकंद गुलाब से बनता है। और मैंने 100 प्रश्नों को ही बताने का आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन उससे ज़्यादा ही बता देता हूँ, सभी को ख़त्म करा देता हूँ। टमाटर केचप का TSS कितना होता है, तो 25 से 28 या 28 से 30 भी आपको देखने को मिल जाएगा। निर्जलीकरण के अपनाया जाता है, तो किसमें अपनाया जाता है, ए और बी दोनों, यानी भिंडी और प्याज दोनों में हम लोग निर्जलीकरण करते हैं, यानी डिहाइड्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है सिट्रिक अम्ल द्वारा प्रोडक्शन किसका करते हैं, तो जैम, जेरी और सेक्वेस तीनों में हम लोग क्या करते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिटिक एसिड नहीं सिट्रिक एसिड लिखा हुआ है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है ब्लांचिंग प्रक्रम होता है, तो दोस्तों ब्लांचिंग क्या है, तो ब्लांचिंग होता है आपका फल की सतह से पानी हटाने के लिए ब्लांचिंग करते हैं। ठीक है, फल की सतह से पानी हटाने के लिए ब्लांचिंग करते हैं। दोस्तों एक और टर्म आता है प्री कूलिंग।
दोस्तों प्री कूलिंग का यूज हम लोग क्यों करते हैं? प्री कूलिंग, अगर मैं बोलूँ प्री कूलिंग तो आपको उससे क्या समझ में आता है? प्री कूलिंग वो होता है जैसे जो फील्ड हीट को कम करने के लिए हम लोग प्री कूलिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। फील्ड हीट को कम करने के लिए प्री कूलिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीन के डिब्बों में प्ररक्षित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों टीन के डिब्बों में प्ररक्षित करना कहलाता है आपका, तो बी और सी दोनों होगा, और बी और सी बोले तो डिब्बाबंदी और कैनिंग, ठीक है। शीशा का वहीं पर बात करें, शीशा में भरना क्या कहलाता है? कांच के बोतल में भरना बोटलिंग कहलाता है, और टीन के डिब्बे में डिब्बाबंदी या कैनिंग कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा द्वारा पिलिंग की जाती है, किसका करते हैं? तो संतरा व मौसमी का, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। और आलू के लिए भी करते हैं इसका यूज, किसका? कास्टिक सोडा का। और शकरकंद के लिए भी करते हैं, ठीक है। आलू शकरकंद तो बिल्कुल सेम दिखता है, इससे आपको याद कर लेना है आलू या फिर शकरकंद केवल याद कर लीजिए, और बाकी मौसमी और संतरा नींबू वर्गीय फलों को मैंने पहले ही बता दिया था आपको। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कहाँ एवं कब की गई दोस्तों? यानी हम आपसे पूछा जा रहा है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों 1945 में इटली के रोम में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मोल्ड की वृद्धि pH रेंज क्या है? तो मोल्ड की वृद्धि है तो pH रेंज क्या है? 1 से 1.6 से 8.5 pH पे ये खूब अच्छा वृद्धि करता है, खूब बर्बादी करता है। नेक्स्ट है सिडार बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है दोस्तों? सिडार सेब से बनाया जाता है। नेक्स्ट है सिरप यानी चीनी की चाशनी का प्रयोग खाली स्थान के परीक्षण हेतु करते हैं, तो ये हम लोग बात करें चीनी के रस का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो फलों का परीक्षण करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, सिरप का या फिर चाशनी का यूज़ करते हैं। और सब्जी के लिए ब्राइन करते हैं, और ब्राइन में कितना होता है? नमक का मात्रा 2 से 3% होता है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फलों की प्रोसेसिंग खाली स्थान तापमान पर करते हैं, तो फलों की प्रोसेसिंग कितने पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, ठीक है। और वहीं आपसे सब्जियों का पूछ लिया है, तो सब्जी का कितना पे करते हैं? वेजिटेबल का करते हैं दोस्तों 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, ठीक है। सब वेजिटेबल का 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, और फलों को 100 डिग्री पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लांचिंग सामान्यतः खाली स्थान हेतु करते हैं, तो दोस्तों ब्लांचिंग किस में करते हैं? तो ब्लांचिंग हम लोग फल एवं सब्जी, यहाँ पे ब्लांचिंग हम लोग केवल सब्जी में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? सब्जी में करते हैं। नेक्स्ट है केनिंग ने खाली स्थान सूक्ष्म जीव विशेष समस्या उत्पन्न करता है दोस्तों। तो जो केनिंग होता है ना, केनिंग में जीवाणु जो होता है ना, ये ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि केनिंग में बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे अधिक समस्या जीवाणु ही करता है केनिंग में। नेक्स्ट है ईस्ट का वृद्धि हेतु pH रेंज क्या है? तो ईस्ट जो होता है ना, ये 2.5 से 3.5 pH रेंज पे अच्छा सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है सब्जियों की प्रोसेसिंग खाली स्थान तापमान पर करते हैं, वो भी क्वेश्चन आ गया। तो सब्जियों के लिए 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट है परीक्षण में नमक की घोल का सांद्रता मापने हेतु किसका यूज़ करते हैं? तो ब्रिक्स, यहाँ पे बात करें सेलोमीटर का, तो सेलोमीटर का यूज़ करते हैं नमक मापने के लिए। सैलिनिटी जैसे आपने पढ़ा होगा, सैलिनिटी का मतलब होता है लवणीयता, ठीक है। और नमक का बात करें तो इसी वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा। सैलाइन का मतलब क्या होता है? लवणीय, और नमक क्या होता है? लवणीय। तो सैलिनिटी जो सैलोमीटर होता है सैलिनिटी को मापता है, यानी नमक की मात्रा को मापता है। जेलीमीटर आपको पता है पेक्टिन को मात्रा है, पेक्टिन को मात्रा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जेली बनाने में पेक्टिन इंपॉर्टेंट होता है, और जेली को मापने के लिए पेक्टिन मीटर का यूज़ करते हैं या फिर जेल मीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, ये TCS को मापता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी में डिब्बाबंदी में डिब्बों से वायु निष्कासन हेतु गर्म खाली स्थान गर्म पानी का उपयोग करते हैं। तो डिब्बाबंदी में क्या होता है दोस्तों, जो डिब्बा होता है उसको गर्म पानी में डुबाया जाता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 82 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है वीपिंग जेली यानी जेली का रोना किसके कारण होता है? तो अधिक अम्लता कारण होता है, मैंने आपको बताया पहले भी। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी में डिब्बे से वायु के निष्कासन के समय डिब्बे में पदार्थ का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों अगर पदार्थ का तापमान पूछा जाए तो ये 79 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म किया जाता है, और पानी जिसमें डुबाया जाता है उसका होता है अधिक, ठीक है। कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है, 82 से 100। और नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक, फूड प्रोसेसिंग के फादर कौन है? तो निकोलस एपार्ट है। कौन है? निकोलस एपार्ट है। नेक्स्ट है डिब्बाबंदी में फलों को बंद करते समय तापमान कितने तापमान से कम नहीं होना चाहिए? तो जो तापमान होता है ना 70 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिब्बाबंदी में डिब्बों को बंद करते समय 70 डिग्री सेल्सियस से तापमान कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है
अधिकांश एंजाइम खाली स्थान तापमान पर अधिक सक्रिय होते हैं। तो अधिकांश एंजाइम 37 डिग्री सेल्सियस पे अधिक से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है केनिंग की विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों केनिंग क्या है, ये एयर एक्सक्लूशन पे आधारित है, यानी वायु निष्कासन पे आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है डिब्बाबंदी में डिब्बों को पूरी प्रक्रिया के बाद कितने डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है। तो 39 डिग्री तापमान पर ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट है ब्राइन यानी नमक का घोल का प्रयोग खाली स्थान के परीक्षण नमक का घोल का प्रयोग खाली स्थान के परीक्षण हेतु करते हैं। तो नमक का घोल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, सब्जियों के प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आम की कौन सी किस्म डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों जो आम का दशहरी किस्म है ना, ये सबसे बढ़िया कैनिंग हेतु सुटेबल है। और दोस्तों ये एक और क्वेश्चन है, छुआरा बनाने हेतु उपयुक्त फल कौन सा है। तो ये खजूर से छुआरा बनता है और अंगूर से किशमिश बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं लगातार आपको मैराथन क्लास करा दिया मैंने 129, जिसमें 129 प्रश्नों को शामिल किया। ये लगभग 1 घंटे का क्लास है। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा और अंत तक देखिएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को कहीं समाप्त करता है। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।